हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरडी 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसके अब सारे सब्जेक्ट्स के रोस्टर क्लियर हो चुके हैं। सारे सब्जेक्ट्स की जो भी है रिजल्ट प्रोसेस में है। जैसे कि पीआरटी का रिजल्ट तो आपको जस्ट परसों तक देखने को मिल जाएगा। परसों या चौथे रोज़ जारी हो जाएगा, ये क्लियर है। मतलब जस्ट छठ पूजा के बाद वो रिलीज़ हो जाएगा। आप लोग उसके लिए टेंशन मत रखें। तो अब बात आती है, आप लोगों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर सब कुछ तो हो गया, डीवी का क्या प्रोसेस है, एक बार आप बता दो। तो डीवी डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। जिनके कम मार्क्स हैं वो भी देखें, कम मार्क्स वाले विशेष करके ध्यान देंगे। डीवी जो है वो उनका भी होगा डीवी। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये जो डीबी का डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कम नंबर वाले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो क्या करेंगे, और क्या कैसी गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, कम मार्क्स वाले, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग भी डीबी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके एक फाइल में आपने पुट कर लेना। डॉक्यूमेंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो कि बाद में अभी जो एक्सपेक्टेशन है और कट ऑफ कम जाने की बात हो रही है, तो कट ऑफ कम मतलब कि अगर 3-4 नंबर कम चली गई और उस टाइम में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स एक मतलब एक्यूमुलेट करके आप एक फ़ाइल में नहीं रखे रहोगे, फिर आप लोगों के मन में वो चीज़ें होंगी कि लास्ट में मैंने डिग्री नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और डीवी का डेट एक्सटेंड नहीं होता है, वो फिक्स होता है, उसी में आपको डीवी करवानी होती है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पता नहीं कितने कम मार्क्स पे हो जाए सिलेक्शन, कट ऑफ कितना कम चला जाए, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कितने भी कम मार्क्स आपके हैं, जस्ट आप लोगों ने मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया को अगर पास किया है तो वहाँ से आप फिर उसके बाद डीबी की प्रिपरेशन करना चाहिए। आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक जगह एक फाइल में क्रिएट करके रख लें। कम से कम हर डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स अपने पास 2-2 कॉपी रखें। ठीक, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। लास्ट तक वीडियो में बने रहें और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। आज के बाद आप लोगों की जो भी डॉट्स है वो ख़त्म हो जाएगी और इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहीं पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बताना स्टार्ट करता हूँ क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उसके लिए। देखो, पहली बात तो है ये डॉक्यूमेंट्स। देखो, सारा चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करके आप लोग समझो। आधार कार्ड आप लोगों को चाहिए, मस्ट है। ये क्या है, ये मस्ट है। आधार कार्ड तो 100% चाहिए। और आधार कार्ड भी कैसा, तो ऐसा आधार कार्ड होना चाहिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मतलब कि उस पर आपका जो अभी रिसेंटली मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, वो आपका वो वाला नंबर लिंक है। अगर लिंक होना चाहिए, अगर लिंक नहीं है तो आप जाके अभी लिंक करवा लो। उसमें 7 दिन का टाइम लगता है मैक्सिमम। तो डीबी जैसे कि रिजल्ट आपका पीआरटी का आएगा, उसके बाद जब डीबी होगी तो थोड़ी सी टाइम तो लगेगी, तो 7 दिन मैक्सिमम लगता है मोबाइल नंबर जो है उसमें ऐड करवाने में। कोई पुराना नंबर है जो कि आपका खो गया या आपने बंद कर रखा है, उस पर ओटीपी नहीं जाती है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी आपको। आप क्या करना कि एक आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आप लोगों के पास अभी है वो आप अटैच करवा देना। उससे क्या होगा कि वहाँ पे और कुछ नहीं चेक किया जाता है, वहाँ पे ओटीपी जाएगा आप पे, या फिर घर में जो कोई भी मोबाइल है जिस पे कि ओटीपी जाता है, वही मोबाइल नंबर लेके जाना, वहाँ पे वही नंबर लेके जाना, वहाँ पे सबसे पहले ओटीपी आपकी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई। आधार कार्ड एकदम मतलब बिल्कुल पुराना नहीं होना चाहिए, 2008, 9, 10 का नहीं होना चाहिए। और जो भी हो, अगर आपके पास अभी अगर वही अवेलेबल है तो आप लोग चेंज मत करवाना, वरना परेशानी में आ जाओगे। अभी मत बनवा देना, वहाँ पे जाके अपडेट करवा लेना। जो भी है आप लोग लेके जाना, बस उसमें ध्यान रखना ये कि आपकी मोबाइल नंबर उसमें अटैच होनी चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बात, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए कन्फ्यूजन मत रहना। वहाँ पे आपको 5 से 10 लगेंगे, लेकिन आप अपने साथ कितने लेके जाना, 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। हो सकता है कि काउंटर वाइज डिफ़र करता है कि किस काउंटर पे कितना मांगा जाता है, किस काम के लिए मांगा जाता है। तो पासपोर्ट साइज़ वहाँ पर आपको कम से कम 20 लेके जाने हैं। ठीक है, कितने लेके जाने हैं आपको, 20 आप पासपोर्ट साइज़ बनवा लेना और साथ साथ लेके जाना। ठीक,
पासपोर्ट साइज़ की बात हो गई। एडमिट कार्ड की बात होगी। एडमिट कार्ड जो आपको मतलब कि एक तो आप लोगों के मोबाइल में होगा जो कि आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, और एक एडमिट कार्ड वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में लेके गए थे 2 एडमिट कार्ड मंगाया गया होगा, याद होगा तो आप लोगों को 2 एडमिट कार्ड आप लोगों से बोला गया होगा लाने। उसमें एक पे क्या किया गया, दोनों पे स्टिकर लगाया गया होगा। एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के चलते समय ही स्टिकर लगाया जाता है जो बाहर से आदमी आते हैं चेक करने के लिए। और उस पे क्या किया गया होगा कि एक तो उसने वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोगों को एक तो वो ले लेगा, एक आप लेके आए होगे तो जो आप लेके आए थे वो एडमिट कार्ड उस पे स्टिकर चिपका रहता है, तो वो स्टिकर वाला एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर नहीं है, इन द केस अगर नहीं है तो आप एडमिट कार्ड मोबाइल में जो है वो डाउनलोड करके जा सकते हो, इतनी बड़ी इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपको स्टिकर वाला ही मांगेगा, आप बता देना कि सर खो गया या फिर कुछ भी रिक्वेस्ट करना, वहाँ पे बात मान जाएंगे आपकी, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आपके साइट पे अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाद में कई बार देखा गया कि ये चीज़ें हटा दी जाती है बीपीएससी की तरफ से। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना, 5 या 6 या 4 जो भी जितने पेज के होंगे वो निकाल के अपने पास रख लेना, हो सके तो कलर में करवाना, ठीक है। देखो ये अभी अब बात, सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि यहाँ पे मार्कशीट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ मैं। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, खास करके अदर स्टेट वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। देखो 10th मार्कशीट, 10th बिहार में क्या होता है, जो बीएससी भी एग्ज़ाम लेती है या फिर जो भी एग्ज़ाम बिहार में होता है उसमें जो 10th की होती है वो मार्कशीट भी मिलती है अलग से और सर्टिफिकेट भी मिलती है। बट अदर स्टेट में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यूपी के ज़्यादा भाई बहन यहाँ पे हैं तो यूपी में क्या होता है, यूपी में वो 10th में जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही वो लिखा रहता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो अलाउ होता है यूपी में। तो बट यहाँ अगर आपके पास वो भी है तो आप लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का जो रूल है वो मतलब कि उसी को फॉलो किया जाएगा। बट बिहार से अगर आप हैं तो बिहार से हैं तो आपको मार्कशीट भी प्रोवाइड अलग से किया गया होगा, सर्टिफिकेट भी किया होगा, तो आप दोनों लेके जाएं, ठीक है। प्रोविजनल चलेगा या ओरिजिनल, तो देखो आप जो भी हैं एग्ज़ाम दिए आपके अब तो मतलब कि 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे 10th में ऑब्वियसली, तभी आप एग्ज़ाम दिए हो। तो ये वाला टीचर वाला तो आप लोगों को ओरिजिनल ले जाना है, प्रोविज़नल वहाँ पे नहीं चलेगा। प्रोविज़नल लेके जाओगे क्योंकि प्रोविज़नल की एक फिक्स वैलिडिटी होती है, बट ओरिजिनल की वैलिडिटी अनलिमिटेड होती है, तो ओरिजिनल ही आपको लगेगा, प्रोविज़नल वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेम चीज़ें 12th मार्कशीट के लिए भी है। मैंने जो अदर स्टेट वालों और बिहार वालों को बताया वही चीज़ें होती है यहाँ पे। 12th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो बिहार वालों को साथ साथ लेके जाना है। अगर अदर स्टेट में किसी को एक ही पेपर पे मार्कशीट भी दे दिया जाता है और सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग वही लेके आना, ठीक है। यहाँ पे भी ओरिजिनल आपको लगेंगे, प्रोविज़नल से काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन का मैं बता दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन में अगर आपकी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल चुकी है आप लोग लेके आना, बिल्कुल मिल चुकी होगी अब, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा तभी तो आपने बीएड किया था उसके बाद, ठीक है। बीएड या डीएलएड जो भी किया है आपके पास वो ओरिजिनल होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट प्रोविज़नल पे काम मत चलाना, ओरिजिनल लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगी। पीजी की बात करें तो पीजी में जो है आपके पीजी अगर आपने किया है और आपके पास वो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है और प्रोविज़नल लेके मत ही जाना, और आप ओरिजिनल ही लेके जाना, ठीक है। बीएड की बात करें तो बीएड की देखो, बीएड डीएलएड और एमएड जो भी आपने वो किया है, बैचलर या फिर डीएलएड जो भी किया है, एजुकेशनल कोर्स जो भी आपने किया है जो कि शिक्षक बनने के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों आप लेके जाना, ठीक है। मार्कशीट भी ले जाना और सर्टिफिकेट भी। इन द केस आपके पास अभी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि रिसेंटली जो करता है बीएड उसकी 2 साल के बाद ही सर्टिफिकेट, ऐसा बोलते हैं, अब तो 1 साल में ही आ जाता है, ऐसा वो बहाना बनाते हैं कि 2 साल में, तो उनसे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ले लेना। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ले लेना, कब का लेना है तो ये आपको लेना है 6 महीने पुराना, 6 महीने से ज़्यादा पुराना प्रोविज़नल नहीं होना चाहिए। बीएड का या डीएलएड का या एमएड का 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अभी का जो सर्टिफिकेट है अभी रिसेंटली का वो आप जाके निकाल लेना वहाँ से, वो सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना, और अगर वहाँ पे रीज़न पूछे तो आप बताना है आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन के फॉर्म में, या फिर ऐसे ही बोल देना ओरल कि मेरा जो सर्टिफिकेट है मेरा बीएड सेशन ये है। जैसे कि कोई 21-23 वाला अगर है स्टूडेंट और उसका अभी 25 में आएगा तो वो बता सकता है कि सर मेरा 21-23 सेशन है, वहाँ पे अभी
प्रोविजनल प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे ओरिजिनल प्रोवाइड करने की बातें मैंने जब पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया, बोला 2 साल के बाद ही आएगी। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे रीज़न दे सकते हो और आपको मना नहीं करेंगे, इतनी बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत हो। सीटेट एस्टेट, सीटेट या एस्टेट के जो मार्कशीट हैं आप लोगों के कहाँ पे मिलेंगे? सीटेट की जो मार्कशीट है आपकी डिजी लॉकर में मिलेगी। कहाँ पे? डिजी लॉकर नाम का एक ऐप होता है, जहाँ पे जाके आप लॉगिन पासवर्ड मतलब लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो और पासवर्ड वहाँ पे आपने अगर सीटेट के सारे चीज़ें को ऐड किया है तो आप लोगों को डिजी लॉकर में हर ज़िंदगी में जब भी मतलब लाइफ में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नीड होगी, तो आपको डिजी लॉकर में वहाँ पे वो सेफ रहता है, वहाँ पे वो डेटा मतलब कलेक्ट करके रखता है डिजी लॉकर, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और एस्टेट के जो मार्क्स हैं वो 2 जगह जाएंगे, एक तो होता है बीएसईबी, बीएसईबी में वो जाएंगे जो अदर स्टेट के होंगे या पटना के निवासी होंगे, वो बीएसईबी में उन लोगों को मिल जाएगी। और जो यहाँ के बिहार में जिनका घर है, जिनका जो बिहार के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ उनको वहाँ के डीईओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, इस ऑफिस में आपको जाके वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ईजिली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा, बस एक आपको ये जो होता है, आपने जो एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड लगेगा और वो आपकी एक जेरोक्स, उसका भी जेरोक्स लगता है और एक फ़ोटो मांगेंगे शायद, तो उस पर आपको बीएससीबी पे ये चीज़ एस्टेट का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड बोलना है, स्कोर कार्ड, वो स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे इसका एस्टेट का, ठीक है। समझ में आ गया? और सीटेट अगर आपने पास किया है तो सीटेट में आपको ये पासिंग मार्क्स व पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों लगेगा, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, एस्टेट की क्लियर बता दिया मैंने, सीटेट का बता दिया। हाँ, सीटेट एस्टेट के लिए एक बात आप मतलब कि सभी समझ लो, और ये डॉट आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि 60% जो है वो यूआर मतलब बिहार से बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, इससे मैटर नहीं करता है, उनको यूआर माना जाता है, अनडिजर्व माना जाता है और उन्हें 60% चाहिए ही। मतलब अगर 90 मार्क्स से आपके कम हैं तो आप मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने मत जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर सब बाहर कर दिया जाएगा। अगर ले भी लिया गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो आपको 1-2 महीने में फर्जी करार देके बदनाम करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आपके पैसे भी वापस लिए जाएंगे और पनिशमेंट भी मिलेगा, लीगल इशू आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 90 मार्क्स से कम है, देख रहे हो अभी कितनी बड़ी बात हो रही है मार्केट में, कितने शिक्षक निकल रहे हैं जिनकी जॉब ऑब्वियसली लग चुकी है, 3-4 महीने उन्होंने जॉब भी करे थे, 6-7 महीने तक जॉब कर लिए थे, फिर भी उनकी जॉब जा रही है। तो आप लोग जो है सीटेट की जो सर्टिफिकेट है, सीटेट और एस्टेट की जो भी आप लोगों के हैं, उसमें सिर्फ बिहार वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। साफ साफ कोर्ट ने बोल दिया आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा, और अदर स्टेट वाले क्या हो जाएंगे, उसमें उनको यूआर में काउंट किया जाएगा, और अगर उनके 90 मार्क्स से कम है देन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो खुद ही मत जाएं, अगर जाएंगे तो उनकी फिर वहाँ पे आप लोगों को वो पेशेंस तो रहेगा नहीं, आप लोगों को सहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लीगल इशू आ जाएगी, ठीक है। तो अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट वही देखें जो सिर्फ बिहार के हैं, बिहार वालों के लिए ही है कास्ट सर्टिफिकेट बेस, क्योंकि उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए चैलेंज किया था, तो उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही 100%। तो बिहार के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनका बीसी और ईबीसी है तो उनको एक एनसीएल नाम का सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रिमिनल वाली एक सर्टिफिकेट लगती है, ठीक है, जिसमें ये मेंशन होता है कि इनकम आपकी, वो भी चीज़ आप लोग चेक कर लेना सर्टिफिकेट में कि इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, मतलब हर साल जो है वो 8 लाख से आपकी कम होनी चाहिए। एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट जो भी है आपका, वो आप प्रोवाइड करना वहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है या फिर एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट के लिए पर्टिकुलरली ये है कि आपकी कब की लगेगी। तो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम में जो चीज़ें दिया था जिस ईयर की, मान लो कि 2023 में आपने फॉर्म भरा था, तो 2023 में अगर आपने फॉर्म भरा था तो 2022-23 वाला आपने दिया होगा, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर वाला जो आपने भरा होगा। आपको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो अप्रैल टू अप्रैल करता है। जैसे 2024 अभी चल रहा है, तो 2024 के अप्रैल में अगर आपने बनाया है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ये 2025
अप्रैल तक वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नया हर साल अपडेट करवाना पड़ता है। तो EWS सर्टिफिकेट आपको किस ईयर का चाहिए, मतलब अभी 2024 चल रहा है क्या, इसका चाहिए, या 2023 का चल रहा है उसका चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, आपने फॉर्म फिलअप टाइम में ये भरा होगा तो आपको यही चाहिए होगी, ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये आपको ऐसा नहीं मांगेगा। और अगर आपके पास ये है भी, मतलब 2023 है और 2024 की डिमांड भी कर रहा है, फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो ये अगर है तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास 2023 वाला था वो 2024 वाला ऑब्वियसली बनवा ही लेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना। हाँ, कोई फर्जी अगर बाहर के कैंडिडेट अगर ये सब सारे सर्टिफिकेट में कोई भी सर्टिफिकेट बना के जा रहे हैं तो आप लोग इस बार बिल्कुल मत जाना। मैं आप लोगों से को बता रहा हूँ कि इस बार जो है बहुत DV जो होने वाला है उसमें ये चीज़ें बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी इसका रखा गया है कि अगर आपका कुछ भी ऐसा एरर आता है तो वहाँ पे आप लोग को पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। DV से तो बाहर हो गए ही, साथ ही साथ न्यूज़ में आओगे। और वो जो है इसमें नहीं भी यार, मतलब रीजनल पेपर न्यूज़पेपर में नहीं, मतलब आप लोगों के जो नेशनल सर न्यूज़ पेपर आते हैं सेंट्रल लेवल के, उसमें भी आप लोगों का नाम हो सकता है कि दे दिया जाए। तो बदनाम होने से अच्छा है आप लोग मेहनत कर लो थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी फर्जी बना के मत जाना। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट। दिव्यांगता सर्टिफिकेट का जो चैलेंज है दिव्यांगता PH सर्टिफिकेट के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, उसके लिए जो दावा कर सकते हैं वो सिर्फ बिहार वाले कर सकते हैं। क्योंकि साफ साफ पटना हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि जो भी दिव्यांगता PH सर्टिफिकेट लगेगा उसमें आप लोग बिहार के ही कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा। अदर स्टेट को यहाँ पे UR कैटेगरी में माना जाता है। तो अदर स्टेट वाले अगर आप PH ही बेशक आप PH हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिर भी आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट लेके मत जाएं। क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे फिर बाहर कर दिया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे बिहार के ही कैंडिडेट को सिर्फ इसकी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगेगा और वही सिर्फ वैलिड होते हैं वहाँ पे। जो अदर स्टेट किसी भी स्टेट के हों, अगर वो दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं देने की ज़रूरत है। आप लोगों को उसमें UR में काउंट किया जाएगा। बैंक पासबुक, देखो बैंक पासबुक के लिए बार बार स्टूडेंट का वो आ रहा है कि सर किस बैंक का चाहिए, किस बैंक का नहीं। देखो बैंक पासबुक चाहिए आप लोगों को और चेक बुक चाहिए। जो कि बैंक पासबुक होना चाहिए और ये भी समझ लो कि ये आपके नाम से अकाउंट होना चाहिए बैंक का, आपके नाम से अकाउंट होना चाहिए, आपके नाम से चेक बुक होना चाहिए उसी बैंक का। और ये आप किसी भी बैंक का खुलवा लेना, ग्रामीण बैंक का मत खुलवाना। ठीक है, ग्रामीण बैंक का मत खुला, जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होता है उसका मत खुलवा लेना। आप लोग किसी बैंक का खुलवा लेना, जैसे कि SBI, PNB या फिर ICICI, जो भी है, जो भी बैंक है आपका उसमें खुलवा सकते हो। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का मत जाना लेके, वहाँ पे दिक्कत आएगी। पास बैंक और उसका होना क्या क्या चाहिए, तो पासबुक होना चाहिए और चेक बुक होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी सारा चीज़ें। हाँ, और बैंक अकाउंट में जो आपका अभी आधार कार्ड पे जो नंबर है वही लिंक होना चाहिए, उसी नंबर से खुला होना चाहिए बैंक अकाउंट। ठीक, ये उतना मैटर नहीं भी है, बट आधार कार्ड में वो नंबर लेके जाना जो आधार कार्ड से लिंक है, वो सबसे ज़्यादा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको वही रखा जाएगा, वो सबसे पहले आपको चेक किया जाएगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक, अब सभी डॉक्यूमेंट्स पे BPSC का वाटरमार्क लगा होना चाहिए, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम में भरा था। जिस वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट्स होगा, फॉर्म फिलअप करते टाइम में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स रखा था, अगर एग्ज़ाम आ जाएगी, DV की डेट फिक्स होगी, उससे 3-4 दिन पहले आ जाएगा आपके लॉगिन पासवर्ड। BPSC की साइट पे लॉगिन करने पे आप अपने लॉगिन पासवर्ड और ID पासवर्ड से, तो वहाँ से आप लोग वहाँ वाटरमार्क वाला आप लोगों को सारा आ जाएगा। आप लोग डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना वो, और वहाँ पे वो चेक किया जाएगा और वही चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट से मिलाई जाएगी। ठीक है, NCL EWS कास्ट सर्टिफिकेट किस टाइम का, ये मैंने आप लोगों को सारा पीछे बता दिया है कि किस टाइम का लगना चाहिए। क्या? हाँ, विवाहिता महिलाओं की जाति, निवास और NCL या फिर EWS, आप जिसको जाति ही बोलते हैं एक हिसाब से, तो किसके नाम से लगेगा? पिता के नाम से लगेगा, आपका पति के नाम से नहीं लगेगा। मीन्स अगर आप अदर स्टेट की हों और आपकी शादी अगर बिहार के किसी पर्सन से हो गई, ठीक है, तो आपको यहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा। आपको उसी स्टेट का निवासी माना, जहाँ के आपके पिता हैं, आपके पिता का जहाँ का डोमिसाइल है, या आपके पिता जहाँ के इनहेबिटेंट हैं, वहीं
का आपको निवासी माना जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को आरक्षण में लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो विवाहिता महिलाएं हों या विवाहित पुरुष हों, ये भी होता है कि कोई लड़का मतलब अदर स्टेट का कोई लड़का बिहार की लड़की से शादी कर लिया तो उसको यहाँ के बिहार की सर्टिफिकेट में मतलब कि आरक्षण में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जो एक्चुअली आप जान लो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसके पिता जिस स्टेट के होते हैं उसी का डोमिसाइल वहाँ पे काम करता है। पिता के नाम से डोमिसाइल बनेगा, ना कि आपके स्पाउस के। ठीक है, समझ में आ गया। जो इन लॉज होते हैं उनके उनके हिसाब से आप लोगों के सर्टिफिकेट, आपकी डोमिसाइल या फिर आपकी रेसिडेंशियल नहीं बनती है। आपकी रेसिडेंशियल जिस स्टेट आपके पिता के हिसाब से बनती है। तो ये हो गया सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर। और बाद में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे बड़ी बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम में भरा था, फॉर्म फिलअप में जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने फॉर्म को सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेंगे और उस टाइम में आपने देखना है कि आपने फॉर्म फिलअप के टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स सारे आप लोगों के पास होने ही चाहिए। 100% मस्ट है वो। अगर नहीं हुआ तो फिर आपके साथ दिक्कत आएगी। वो डॉक्यूमेंट्स सारे अभी होने चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फीड किया था फॉर्म कर फिलअप करते टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन वाली जितने भी डॉक्यूमेंट उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो अभी होनी चाहिए डीवी के टाइम में। ठीक है, ये 100% मस्ट है और वही चेक आपका सबसे पहले किया जाएगा। बाद में अगर आपकी मार्क्स कोई भी दिक्कत है तो देखो, कोई भी अगर दिक्कत आती है आप में, जैसे कि आपके नाम में गलती है या छोटी मोटी जो भी आपने कहीं पे आपकी मार्क्स आपके पिता के नाम में या माता के नाम में अंतर है, या फिर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम यूनिवर्सिटी का नाम गलत डाल दिया, या फिर कुछ भी एरर अगर आता है तो आप वकील के पास जाना। कोई जो वकील रहते हैं ऐसे ही घूमते हुए वहाँ पे बाहर में, जो आपकी आरटीओ ऑफिस होता है या कहीं पे, उनसे उनको बोलना एफिडेविट बनवाना है। आपकी एप्लीकेशन जाती है, उस पर सिग्नेचर होता है उनका, और वो एक स्टांप लगा देते हैं आप लोगों को। और उसमें जो भी आपको है वो क्लियर आप लोगों को क्लियरली लिख देना है कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, मैं वही पर्सन हूँ, बस मेरा नाम चेंज हो गया या पिता का नाम बस गलती से चेंज हो गया या डॉक्यूमेंट पे अलग था, कुछ भी आप जो भी आपके वो है वो क्लियर लिख देना, जिससे कि वहाँ पे आप लगा दोगे। तो इससे ये होता है वो लगाने से कि आई एम दैट पर्सन ओनली। समझ में आ गया कि मैं ही वो पर्सन हूँ। ये चीज़ें आपको उसके माध्यम से बतानी होती है। समझ में आ गया। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी इस वीडियो की कि सर डीवी का क्या प्रोसेस है और कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, प्लीज़ वीडियो बना दो। तो ये वीडियो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। और जो भी अपने दोस्त हैं उनमें शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, छठ पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक खुश रहें। धन्यवाद।